नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजीत एकेडमी में। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से इंसानी कल्पना को चुनौती देता आया है, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। हम सब ने इसका नाम सुना है, फिल्मों में देखा है, लेकिन आज हम समझेंगे कि असल में है क्या। ये सिर्फ अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर नहीं है। ये वो जगह है जहां समय, स्थान और हमारे जाने पहचाने भौतिकी के सारे नियम वो दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ अंतरिक्ष के शौकीनों के लिए नहीं है। ब्लैक होल्स को समझना हमें ब्रह्मांड की बनावट, उसकी शुरुआत और शायद उसके अंत को समझने में भी मदद करता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये है क्या भला? अंतरिक्ष में एक बड़ा सा काला गड्ढा। ये सबसे आम गलतफहमी है। ब्लैक होल कोई गड्ढा या खाली जगह नहीं है। असल में ये उसका ठीक उल्टा है। ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां बहुत बहुत ज्यादा पदार्थ को एक अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में ठूस दिया गया है। कितना ज्यादा पदार्थ और कितनी छोटी जगह में, कोई अंदाजा? आप कल्पना कीजिए कि हमारे सूरज, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, उसे दबाकर एक छोटे से शहर जितना बड़ा कर दिया जाए। वाह! या फिर हमारी पूरी पृथ्वी को दबाकर एक मटर के दाने जितना छोटा कर दिया जाए। उस मटर के दाने का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अच्छा, तो सारा खेल घनत्व यानी डेंसिटी का है और इसी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है। ठीक पकड़ा। इसे समझने के लिए पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी को समझना जरूरी है। जैसे हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक रॉकेट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार देनी पड़ती है। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। जी, यानी उस स्पीड से कम पर कुछ भी फेंकें तो वो वापस धरती पर ही आ गिरेगा। बिल्कुल। अब एक ब्लैक होल के मामले में ये पलायन वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा होता है। प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा? हाँ, और क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार कोई चीज ब्लैक होल के अंदर गई तो गेम ओवर। वापसी का कोई रास्ता नहीं, रोशनी के लिए भी नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती तो हमें इनके होने का पता कैसे चला? हम किसी ऐसी चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं जो पूरी तरह से काली और अदृश्य हो? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देखते, हम उसके असर को देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे के ठीक केंद्र में मिला। अरे, हमारे घर के पिछवाड़े में? लगभग वैसा ही। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है धनु ए सेजिटेरियस ए। और ये कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं है। इसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। 40 लाख सूरज? और हम इसे देख नहीं सकते? नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने उस ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके चारों ओर चक्कर काट रहे तारों और गैस को देखा। अच्छा। उन्होंने देखा कि ये तारे किसी अदृश्य चीज के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे हैं। फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने उस ब्लैक होल के चारों ओर चमकती हुई गर्म गैस की एक रिंग देखी। उस चमकती रिंग के बीच में एक काली परछाई थी। वही परछाई धनु ए थी। तो हमने राक्षस को नहीं, राक्षस की परछाई को देखा। और मैंने सुना है कि इसकी तस्वीर लेने से कुछ साल पहले एक और ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी। हाँ, 2019 में M87 की, जो मेसियर 87 नाम की एक दूसरी आकाशगंगा के केंद्र में है। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। M87 हमारे धनु ए से करीब 1000 गुना ज्यादा बड़ा और विशाल है। उसके चारों ओर गैस को एक चक्कर पूरा करने में हफ्ते लग जाते हैं। जबकि हमारे वाले धनु ए के चारों ओर गैस कुछ ही मिनटों में चक्कर पूरा कर लेती है, क्योंकि वो छोटा है। बिल्कुल। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, एक ब्लैक होल इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से भी परे है, और दूसरा उसके मुकाबले बहुत छोटा। लेकिन जब दोनों की तस्वीरें आईं तो वो हूबहू एक जैसी दिखती थी। एक अंधेरे केंद्र के चारों ओर एक चमकती हुई रिंग। तो ये तो कमाल की बात है। मतलब प्रकृति के नियम इतने पक्के हैं कि चाहे कोई चीज कितनी भी छोटी हो या बड़ी, वो एक ही तरह से बर्ताव करेगी। और यही आइंस्टाइन की थ्योरी की खूबसूरती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। उसने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो पूरे ब्रह्मांड पर हर आकार और हर पैमाने पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम नहीं बदलते। तो ये परछाई बनती कैसे है? मतलब अगर हम इस अंधेरे क्षेत्र के अंदर झांक पाते तो हमें क्या दिखता? इसकी बनावट कैसी होती है? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं।
इसके कुछ मुख्य हिस्से हैं। सबसे बाहर होती है अभिवृद्धि चक्र या एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क। जी, ये ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गैस और धूल की एक बहुत ही गर्म डिस्क है। ये इतनी गर्म होती है कि इसमें से जबरदस्त रोशनी और एक्सरे निकलती हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये वो चमकती हुई रिंग है जो हमने तस्वीरों में देखी। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके थोड़ा और अंदर जाने पर आता है फोटॉन क्षेत्र, फोटॉन स्फीयर। ये एक बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वो रोशनी को सीधा चलने ही नहीं देता, बल्कि उसे मोड़कर अपनी कक्षा में घुमाने लगता है। मतलब अगर आप वहां खड़े होके सामने देख पाते तो आपको अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखाई देता? बिल्कुल। वाह! और फिर आती है वो मशहूर लाइन। हाँ, घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन। समझ लीजिए ये एक लक्ष्मण रेखा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये कोई दीवार नहीं है, ये अंतरिक्ष में बस एक सीमा है। लेकिन एक बार आपने इसे पार कर लिया तो फिर आप कभी वापस नहीं आ सकते। और इस सीमा के केंद्र में क्या है? वो अंतिम बिंदु? वो है विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य, विशिष्टता या सिंगुलैरिटी। ये वो बिंदु है जहां एक ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान सिमट कर एक शून्य आयामी बिंदु में समा जाता है। यहां घनत्व अनंत हो जाता है। ये वो जगह है जहां आकर साइंस का कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हमारे सारे नियम, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स सब जवाब दे देते हैं। ये ब्रह्मांड का वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है जहां हमें नहीं पता कि आगे क्या है। तो ये बनते कैसे हैं? क्या कोई भी तारा मरकर ब्लैक होल बन सकता है? नहीं, हर तारा नहीं। ब्लैक होल का जन्म ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारों की मृत्यु से होता है। एक तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा हो। जब उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है तो वो पहले फूलकर एक लाल महादानव, रेड सुपर जायंट बनता है। और फिर उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं ना? बिल्कुल। वो विस्फोट अंतरिक्ष में तारे की बाहरी परतों को बिखेर देता है। लेकिन विस्फोट के बाद भी केंद्र में एक भारी कोर बच जाता है। अच्छा। अब उस बचे हुए कोर का भविष्य उसके वजन पर निर्भर करता है। यहाँ भारत के ही महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की चंद्रशेखर सीमा काम आती है। अच्छा, तो मतलब हर बड़ा तारा मरने के बाद ब्लैक होल नहीं बनता? कोई लाइन होगी, कोई सीमा? हाँ, वही सीमा। अगर बचा हुआ कोर हमारे सूरज से 1.4 गुना से कम भारी है तो वो एक न्यूट्रॉन तारा बनता है। लेकिन अगर वो उस सीमा से ज्यादा भारी है तो गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है। कोई भी ताकत उसे और सिकुड़ने से नहीं रोक पाती और वो सिकुड़ते सिकुड़ते एक ब्लैक होल बन जाता है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं, तो सवाल ये है कि क्या कोई हमारे आसपास भी है? हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है? हमारा सबसे करीबी ज्ञात ब्लैक होल है गाया BH1। ये पृथ्वी से लगभग 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत दूर है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये एक निष्क्रिय ब्लैक होल है। निष्क्रिय मतलब ये अभी कुछ खा नहीं रहा। हाँ, ये सक्रिय रूप से किसी तारे या गैस को नहीं निगल रहा है। इसलिए इसके चारों ओर कोई चमकती हुई अभिवृद्धि डिस्क नहीं है। ये बस चुपचाप अंधेरे में तैर रहा है। इसीलिए इसे खोजना इतना मुश्किल था। ये तो हुआ पड़ोसी। अब पैमाने के दूसरे छोर पर चलते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दादा कौन है? वो है TON 618। ये अब तक का खोजा गया सबसे विशाल ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 60 अरब गुना है। 60 अरब? ये नंबर तो सुनने में भी अजीब लगता है। मतलब हमारी पूरी आकाशगंगा मिल्की वे में जितने तारे हैं उनका 1/4 वजन तो अकेले इस एक ब्लैक होल में है। अविश्वसनीय है। इसकी विशालता को ऐसे समझिए कि हमारा पूरा सौरमंडल, सूरज, पृथ्वी, बृहस्पति, सारे ग्रह, वो सब कुछ इसके अंदर आसानी से समा सकता है और फिर भी बहुत जगह बची रहेगी। ठीक है, तो ये विशाल है, अदृश्य है और चीजों को निगल जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि ये इससे भी कहीं ज्यादा अजीब काम करते हैं। ये समय और स्थान के ताने बाने को ही मरोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ चीजों को नहीं खींचते, ये स्पेस टाइम को ही खींचते हैं। इसका एक सीधा सबूत है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर काटते हुए आपस में टकराकर एक हो जाते हैं, तो वो स्पेस टाइम में वैसी ही लहरें पैदा करते हैं जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से होती हैं? बिल्कुल। और ये लहरें हम तक पहुंचती हैं। 2015 में लाइगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार ऐसी तरंगों को महसूस किया था। ये GW 150914 नाम की घटना थी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एक पल में जब वो दो ब्लैक होल टकराए तो उन्होंने जो ऊर्जा छोड़ी वो पूरे ब्रह्मांड के सारे तारों की मिलीजुली रोशनी से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। और समय का क्या? क्या ये सच है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, जैसा इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया था? हाँ, वो फिल्म का सबसे सटीक वैज्ञानिक हिस्सा था। इसे समय का फैलाव या टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। ओके। तो उस फिल्म में जो मिलर का ग्रह ब्लैक होल के नजदीक था, वहां बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर था। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये वास्तविक भौतिकी है। तो गुरुत्वाकर्षण सिर्फ स्थान को नहीं, समय को भी खींचता है। हाँ, और एक और शब्द है जो मैंने सुना है, स्पैगेटिफिकेशन। ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है। नाम मजेदार है लेकिन प्रक्रिया बहुत भयानक है। ओके। सोचिए कि एक अंतरिक्ष यात्री पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है। हाँ। उसके पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर पर लगने वाले बल से कहीं ज्यादा होगा, हाँ। क्योंकि पैर ब्लैक होल के ज्यादा करीब हैं। तो शरीर खिंचने लगेगा। ठीक वैसे ही ये खिंचाव इतना जबरदस्त होगा कि शरीर या कोई भी चीज एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबे लंबे रेशों में खिंचकर टूट जाएगी। वाकई भयानक है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, फिल्मों में ब्लैक होल हमेशा नारंगी रंग के क्यों दिखते हैं? इंटरस्टेलर में भी वैसा ही था। क्या वो सच है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका छोटा सा जवाब है नहीं। असल में अभिवृद्धि डिस्क इतनी ज्यादा गर्म होती है, लाखों डिग्री सेल्सियस, कि वो हमारी आंखों को दिखने वाली रोशनी नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक्सरे छोड़ती है। एक्सरे? तो अगर हमारी आंखें एक्सरे देख पाती तो शायद वो हमें नीले रंग की दिखती या फिर अदृश्य ही रहती, नारंगी तो बिल्कुल नहीं। और क्या वो पूरी डिस्क एक समान चमकती है? वो भी नहीं, यहाँ डॉपलर बीमिंग का प्रभाव काम करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एम्बुलेंस का सायरन। अच्छा, जब वो पास आती है तो आवाज तेज और दूर जाती है तो धीमी। बिल्कुल, प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। डिस्क का जो हिस्सा घूमते हुए हमारी तरफ आ रहा होता है, उसकी रोशनी तेज यानी ज्यादा चमकीली हो जाती है, और जो हिस्सा हमसे दूर जा रहा होता है वो धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए तस्वीरों में रिंग का एक हिस्सा हमेशा ज्यादा चमकदार होता है। और एक और ऑप्टिकल भ्रम होता है ना, कि हमें डिस्क का पिछला हिस्सा भी दिखाई देता है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का कमाल है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि उसकी पीछे से आने वाली रोशनी भी मुड़कर हम तक पहुंच जाती है। इसलिए हमें डिस्क का वो हिस्सा भी दिखाई देता है जो असल में ब्लैक होल के पीछे छिपा होना चाहिए। वो ऊपर और नीचे से मुड़ा हुआ नजर आता है। तो चलिए वापस उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं, सिंगुलैरिटी। वो बिंदु जहां भौतिकी खत्म हो जाती है। क्या इस पहेली को सुलझाने में कोई प्रगति हुई है? ये आज भी भौतिकी का सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, जो बहुत बड़ी चीजों को समझाती है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी चीजों को समझाती है, आपस में टकरा जाती हैं। और दोनों ही सिद्धांत सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करते। जी, लेकिन एक नया और क्रांतिकारी विचार है। क्या हो अगर सिंगुलैरिटी होती ही न हो? बिल्कुल, यही वो विचार है। बार्सिलोना विश्वविद्यालय का एक हालिया अध्ययन नियमित ब्लैक होल या रेगुलर ब्लैक होल मॉडल का सुझाव देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में अनंत जैसी कोई चीज शायद होती ही नहीं। हो सकता है कि पदार्थ एक बिंदु तक सिकुड़ता हो, लेकिन अनंत घनत्व तक नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के अंदर भौतिकी खत्म नहीं होती, बल्कि शायद एक नई समझ शुरू होती है। ये एक दरवाजा हो सकता है, एक ऐसी क्वांटम ग्रेविटी की थियरी की ओर जिसे हम अभी तक नहीं जानते। और एक आखिरी सवाल, क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए होते हैं या उनका भी अंत होता है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। क्वांटम प्रभावों के कारण वे बहुत धीरे धीरे विकिरण छोड़ते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग विकिरण कहते हैं। तो मतलब वो लीक हो रहे हैं एक तरह से? एक तरह से, हाँ। इस विकिरण के कारण वे बहुत ही धीमी गति से अपना द्रव्यमान खोते हैं। इसमें अरबों खरबों खरबों साल लगते हैं, लेकिन आखिरकार एक दिन वे पूरी तरह से वाष्पित हो जाएंगे, यानी भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के विनाशक हैं, दानव हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं। नहीं, ये उनकी सिर्फ आधी और अधूरी तस्वीर है। ब्लैक होल विनाशक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के लंगर, एंकर्स हैं।
ये वो विशालकाय गुरुत्वाकर्षण केंद्र हैं जिन्होंने हमारी जैसी अरबों आकाशगंगाओं को एक साथ बांध के रखा है। अच्छा, तो अगर हमारी आकाशगंगा के केंद्र में धनु-ए न होता, तो शायद हमारा सौरमंडल भी यहाँ ना होता। बिल्कुल, तो मतलब जब तक हम उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, वे असल में स्थिरता प्रदान करते हैं। वे विनाश के प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की कुंजी हैं। उन्होंने ही तारों के निर्माण को नियंत्रित किया और आकाशगंगाओं को आकार दिया। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। हमने शुरुआत की ये समझकर कि ब्लैक होल असल में बहुत छोटी जगह में सिमटा हुआ अत्यधिक पदार्थ है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि रोशनी भी नहीं बच सकती। वे विशाल तारों के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं और उनकी बनावट में इवेंट होराइजन जैसी लक्ष्मण रेखा और केंद्र में सिंगुलैरिटी जैसा रहस्य होता है। हमने ये भी जाना कि वे सिर्फ चीजों को निगलते नहीं, बल्कि अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से समय को धीमा कर सकते हैं, स्पेस टाइम में लहरें पैदा कर सकते हैं और किसी भी चीज को स्पैगेटी की तरह खींच सकते हैं। ये सब आइंस्टाइन के सिद्धांतों के जीते जागते सबूत हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये देखा कि वे केवल विनाशक नहीं, बल्कि आकाश गंगाओं को एक साथ थामे रखने वाले ब्रह्मांड के लंगर हैं, जो ब्रह्मांड के विकास में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। वो राक्षस नहीं, निर्माता हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अजीत एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।